हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आवाज आ रही है क्या? यस नो? आवाज आ रही है क्या? यस नो? आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? चलेगा। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी में हम लोग क्या किया? सबसे पहले हमने समझा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज, फिर डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, फिर उसके बाद एंगल मेजरमेंट डिग्री और रेडियन में, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर चारों क्वाड्रेंट में एंगल्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि चारों बाउंड्रीज पे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बाउंड्रीज पे एंगल्स कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि चारों क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगो की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन से ट्रिगो की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने रिडक्शन फॉर्मूला से बड़े एंगल्स पे वैल्यू भी निकालना सीखा। फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल 75 डिग्री 15 डिग्री के केस में, फिर मल्टीपल एंगल्स, फिर 3 थीटा वाला फॉर्मूला और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा के फॉर्मूलेज, फिर उसके बाद में साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा के फॉर्मूलेज, फिर उसके बाद में अपन ने स्पेशल सीरीज देखा। तो ये सब अपन ने देखा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि चलो अपन ने सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी अभी दिख रही है? नहीं सर, रीजन की हाँ अभी दिख रही। अभी दिख रही है ना? हाँ, वो हाँ। टाइप नहीं किया, लिखा नहीं ना, तो लिखा नहीं तो वो हो जाती है, आइडल हो जाती है। ओके। तो अब हुआ क्या कि तो चारों क्वाड्रेंट में अपन ने वैल्यूज रिडक्शन फॉर्मूले से निकाल ली और चारों ही क्वाड्रेंट में तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। नेक्स्ट आता है, तो हमें 0 डिग्री पे पता है, 30 डिग्री पे पता है, 45 डिग्री पे पता है, 60 डिग्री पे पता है, 90 डिग्री पे पता है। ये एक्यूट एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन पे वैल्यू हमें पहले से पता है। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने 15 डिग्री और 75 डिग्री ये हमने निकाल लिया कंपाउंड एंगल से। फिर 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री ये हमने निकाला मल्टीपल एंगल से। अब बचा 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो ये अपन निकाल लेंगे पॉलिनोमियल से। तो देखो ना, काफी कुछ कवर कर लिया एंड दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो ये उसका पर्पस है कि इतने सारे एंगल्स पर ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट आता है 18 डिग्री पे वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है अपने को। तो बस इतना पता है मुझे अभी तक कि वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होता है। तो इतना मुझे पता है, पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री लिया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगर दोनों एंगल बराबर है तो साइन की वैल्यू भी दोनों पे बराबर आएगी, क्योंकि हर एंगल पे एक ही वैल्यू होती है। तो वैल्यू यूनिक होती है, एक एंगल पर एक ही वैल्यू आएगी, एक एंगल पर एक ही वैल्यू आएगी, ये यूनिकनेस है उसका। लेकिन एक वैल्यू इनफाइनाइट एंगल्स पे आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो एक एंगल पर एक ही वैल्यू आएगी, पर एक वैल्यू इनफाइनाइट एंगल्स पे आ सकती है। नेक्स्ट साइन 3 थीटा, तो इसको बनेंगे पॉलिनोमियल। तो मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4
साइन क्यूब थीटा। ओके, माइनस 2 थीटा, ये फॉर्मूला हो गया तो cos 2 थीटा। अब सब कुछ साइन में चल रहा है तो साइन में ही कन्वर्ट कर लो। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये अब बन गया 4 sin क्यूब थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये sin थीटा की क्यूबिक बन गई। तो sin थीटा की क्यूबिक बन गई, और एक क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। अब इसमें मैं देख रहा हूँ जो सम ऑफ कोफिशिएंट है वो 0 है, तो इसका मतलब एक रूट 1 है। सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब इसका एक रूट 1 है। तो अगर इसका एक रूट 1 है तो साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर होगा। साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर होगा। अब बच्चा इसका दूसरा फैक्टर, तो ऑब्वियसली वो क्वाड्रेटिक ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यूबिक है और ये लीनियर है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैच करनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक ही होना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा तिकड़मबाजी लगाया। तिकड़मबाजी क्या लगाया? ये 4 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा से 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। दूसरी तिकड़मबाजी क्या लगाई? ये लास्ट में 1 है, ये -1 है, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, ताकि -1 मल्टीप्लाई होकर +1 दे दे। अब बस बीच का एक टर्म बचा है, तो वो बीच के टर्म को मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो कैसे करूंगा कि जब ये -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, -4 साइन। पर जबकि मुझे चाहिए -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे +2 साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। अब +2 साइन स्क्वायर थीटा कब आएगा? जब साइन थीटा से 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया वो क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये बन गई साइन थीटा -1 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब रूट्स निकालते हैं। तो या तो साइन थीटा 1 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये होगा -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। तो इसका मतलब है या तो साइन थीटा 1 है, या फिर साइन थीटा रूट 5 माइनस 1 बाय 4 है, या फिर साइन थीटा माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 4 है। अब गजब की बात यह है, गजब की बात यह है कि एक एंगल पर एक की वैल्यू हो सकती है, एक एंगल पर एक ही वैल्यू हो सकती है। तो ये 3 वैल्यू तो नहीं हो सकती, 3 में से 2 को जाना पड़ेगा और एक को एक्सेप्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 में से एक ही इसलिए होगा, अगर एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है एक एंगल पर ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर तीनों में से तीनों रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब है साइन 18 डिग्री होता ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए तो साइन 18 डिग्री 1 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। नेक्स्ट 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, तो फिर ये होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है साइन 18 डिग्री कितना हो गया? √5 माइनस 1 बाय 4। नाउ ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, टेक इट फॉर ग्रांटेड है, तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब अपन साइन 18 डिग्री रेडियन में साइन पाई बाय 10 कॉम्प्लीमेंट्री 72 डिग्री कॉस रेडियन में कॉस 2 पाई बाय 5 वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1 बाय 4। ये याद होनी चाहिए, ये रटी हुई होनी चाहिए, ये डायरेक्टली यूज होगी। नेक्स्ट इसी के सहारे अपन निकाल सकते हैं अब cos 36 डिग्री। किसकी हेल्प से? गोल्ड फॉर्मूला की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये डबल एंगल निकालना है, हाफ एंगल पता है, डबल एंगल निकालना है, हाफ एंगल पता है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह रख दो 18 डिग्री, तो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। तो देखो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग सोचते हैं, पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, और कितना मुझे पता है।
और जो मुझे पता है उसके बेसिस पे मैं इसमें इंफॉर्मेशन कैसे यूज कर सकता हूँ, या फिर मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो माइंड में जितने ज्यादा फॉर्मूलेज, जितने ज्यादा रिमार्क्स, जितने ज्यादा थ्योरी रहेगी ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिमाग में आ गए ना, तो उतना चलता है, क्योंकि अपना माइंड बहुत फास्ट है। तो एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ भी गए तो चलता है, पर इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन आना। तो whenever you have a more information you can take a better decision। तो सेम क्वेश्चन में भी ऐसा होता है कि तुम्हें अगर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में वो फॉर्मूलेज, रिमार्क्स, हाइलाइट्स, प्रूफ, अप्रोचेस वो घूमते रहने चाहिए। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है, √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है √5 + 1/4। तो ये भी अब स्टैंडर्ड है। तो cos 36 डिग्री, तो रेडियन में हो जाएगा cos π/5, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 54 डिग्री साइन, रेडियन में हो जाएगा 3π/10, वैल्यू है √5 + 1/4। ये स्टैंडर्ड है, ये रटी हुई होनी चाहिए, ये तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है थ्री एंगल्स। थ्री एंगल्स ट्रायंगल के लिए कभी भी ध्यान देना, अगर तुम्हें बोला गया कि ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ABC are the angles of triangle, तो you can say A + B + C = π। ये हिडन है, ये हमेशा यूज होगा। जैसे उसने बोला ABC are the angles of triangle, ये हमेशा यूज होगा। उसने जब भी बोला कि ABC are the angles of triangle, ये हमेशा यूज होगा। ये हिडन रहेगा, क्वेश्चन लिख के नहीं देता, पर ये हमेशा यूज होगा। नेक्स्ट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर A + B + C पाए हैं, अगर A + B + C पाए हैं तो वो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? मैं 0 + 0 + 180 भी ले सकता ना। तो 0 + 0 + 180 पे भी सम पाए आ रहा है, पर वो एंगल ऑफ ट्रायंगल नहीं है। किसी का माइक ऑन है? यश ताइडे पूछ रहा है कि वो 3 वैल्यू क्यों आए। वो 3 वैल्यू इसलिए आए क्योंकि वो क्यूबिक है। तो क्यूबिक के 3 रूट्स आते हैं, पर उन 3 रूट्स में से वन ऑफ द रूट साइन 18 डिग्री का है। ओके, तो कभी भी अगर ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोला तो A + B + C = π होगा। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि A + B + C अगर π है तो ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक मिनट ना। ओके, तो 3 एंगल्स के लिए बताना है। तो पहला आ जाएगा साइन ऑफ A + B + C। तो साइन ऑफ A + B + C, तो इसमें होता है एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, एक साइन 2 कॉस, माइनस तीनों साइन। प्रूफ बहुत इजी है, कंपाउंड एंगल। तो पहले A + B को एक ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकेंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। फिर इसको फिर से कंपाउंड एंगल से एक्सपेंड कर दिया, इसको भी कंपाउंड एंगल से एक्सपेंड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही cos ऑफ A + B + C, तो cos ऑफ A + B + C, तो ये फॉर्मूला इजी है,
तीनों कॉस माइनस एक कॉस दो साइन। एक कॉस का मतलब है कॉस से, तो बाकी कौन होंगे, दोनों साइन। फिर कॉस बी, बाकी दोनों साइन। फिर बाकी कॉस, फिर दोनों साइन। तो तीनों कॉस माइनस एक कॉस दो साइन, एक कॉस दो साइन, एक कॉस दो साइन। सिमिलरली ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो कल मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी तुम्हें। यहाँ पे तीन एंगल है, तो ये s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 आएगा। तो इसमें क्या होगा, तीन आएंगे tan a, tan b, tan c। तो s1 मतलब एक एक करके ऐड करो, तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीन तीन करके s3 मतलब तीन तीन करके, तो तीन ही है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड, तो tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस s2 मतलब दो दो करके ऐड करो, तो दो दो करके ऐड करते हैं, तो दो दो करके यानी ए बी बी सी सी ए। तो ये आ जाएगा tan a tan b tan c माइनस tan c tan a। तो ये फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह यूज होता है। ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में दिखाई देगा, ये तुम्हें कैलकुलस में दिखाई देगा कभी कभी, और एसओटी में काफी दिखाई देगा। तो एसओटी में काफी यूज होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो वहां से कुछ रिमार्क्स निकल के आते हैं, वो अभी थोड़ी देर में बताता। नेक्स्ट, इसको एक शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा tan a, सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स, कैपिटल सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। तो सिग्मा tan a माइनस पाई tan a, कैपिटल पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, कैपिटल पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो 1 माइनस सिग्मा tan a इंटू tan b। तो तुम इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिमार्क्स। तो रिमार्क्स क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसा होगा तो क्या होगा। तो पहला है कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाए तो क्या होगा, और a प्लस बी प्लस सी अगर पाई बाय 2 है तो क्या होगा। तो देखो, तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाए है तो tan पाई 0 होगा, और tan पाई अगर 0 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 होगा, तो यानी s1 इक्वल टू s3, मतलब सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a होगा। तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो तुम। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, सिग्मा tan a इक्वल टू पाई tan a, तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, पर वो एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा ये जरूरी नहीं है। अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, तो सिग्मा tan a पाई tan a होगा। पर कन्वर्स में सिग्मा tan a पाई tan a, तो a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, पर वो एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें एक और रिजल्ट निकालते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसको डिवाइड कर दो tan a इंटू tan b इंटू tan c से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉट में लाने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉट में लाने के लिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये आएगा सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड में tan a tan b tan c से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट आता है a प्लस बी प्लस सी अगर पाई बाय 2 है तो क्या होगा। तो ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 है तो tan पाई बाय 2 होता है नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन 0, तो डिनोमिनेटर इज 0, तो यानी 1 माइनस s2 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस s2 इक्वल टू 0 यानी s2 इक्वल टू 1। इसका मतलब है सिग्मा tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अगर इसको tan a tan b tan c से डिवाइड कर दें, अगर इसको tan a tan b tan c से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा सिग्मा कॉट ए इक्वल टू पाई कॉट ए। अगर इसको tan a tan b tan c से डिवाइड कर दें तो वो आ जाता है सिग्मा कॉट ए इज इक्वल टू पाई कॉट ए। एक क्वेश्चन है वो लेके दिखा था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो प्रूफ करना है
4 sin a sin b sin c। तो देखो अब सोचते कैसे हैं। पहली चीज, लेफ्ट साइड में सम है और राइट साइड में प्रोडक्ट है, तो यानी सम इनटू प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड में सम है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, तो सम इनटू प्रोडक्ट। एक दूसरी चीज, लेफ्ट साइड में एंगल डबल है 2a 2b 2c, राइट साइड में सिंगल है abc, तो यानी मल्टीपल एंगल्स भी लग सकता है। दूसरा, हाफ एंगल काम करता है सम इनटू प्रोडक्ट में, तो सम इनटू प्रोडक्ट। तो देखो, तो sin 2a को लिखूंगा मैं 2 sin a cos a, और sin 2b प्लस sin 2c पे लगाऊंगा sin c प्लस sin d, तो वो आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट, अपने को पता है b प्लस c पाई माइनस a है, और साइन पाई माइनस a साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होता है, साइन सप्लीमेंट्री एंगल पर वैल्यू सेम होती है, तो साइन ए रह जाएगी। तो ये 2 साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos a प्लस cos ऑफ b माइनस c। तो नेक्स्ट 2 साइन ए, अच्छा a को लिख सकते हैं पाई माइनस b प्लस सी, पाई माइनस b प्लस सी, और cos पाई माइनस b प्लस सी होता है माइनस cos b प्लस सी, क्योंकि cos सप्लीमेंट्री एंगल पे माइनस छोड़ता है, cos सप्लीमेंट्री एंगल पे माइनस छोड़ता है। क्यों? क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सप्लीमेंट्री एंगल पे माइनस छोड़ता है, प्लस cos b माइनस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया। कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो वो हो जाएगा 2 sin a sin b, तो यानी 2 sin b sin c आ जाएगा। तो ये हो गया 4 sin a sin b sin c। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि sin थीटा cos थीटा जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, sin थीटा cos थीटा जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन मतलब जिनकी रेंज लिमिटेड है, मतलब जिनकी रेंज एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू आती है, जिनकी रेंज एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो sin थीटा cos थीटा -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। तो बाउंडेड फंक्शन है तो यानी फ्रॉम कंटिन्यूटी चैप्टर, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो E इज इक्वल टू, तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन कंसिडर किया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या किया, ऊपर नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बहुत स्टैंडर्ड है ये चीज, और यूनिक भी है, मतलब तुम यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। तो E इज इक्वल टू, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ये क्वांटिटी भी 1 से छोटी है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों के स्क्वायर का एडिशन 1 है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन 1 है। इसका मतलब है अगर ये cos अल्फा है तो ये फिर sin अल्फा ही होगा। तो ये बन गया sin थीटा इंटू cos अल्फा प्लस cos थीटा इंटू sin अल्फा, और ये फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो अब कॉमन सेंस है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी कब? जब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा 1 होगा, और ऐसा कब होगा? जब थीटा प्लस अल्फा पाई बाय 2 होगा। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कब होगा? जब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा -1 होगा। ऐसा कब होगा? जब थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाय 2 होगा। तो यानी थीटा माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा होगा। अब स्मार्ट चीज क्या है, ये भी चेक कर लेना कि ये थीटा है, पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि फिर अगला लेवल ये आएगा कि क्वेश्चन में कि थीटा इतना होगा ही नहीं, तो हो सकता है कि वैल्यू इनसे भी कम हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि E की मिनिमम वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो मिनिमम मैक्सिमम जो भी आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, इसके बाहर जा ही नहीं सकता। तो अगर मान लो थीटा पे कोई कंस्टेंट लगा दिया, यानी छोटा कर दिया, मतलब कम इंटरवल लिया, तो जैसे -π/3 से π/3 ले दिया तो कम हो गया, तो कम हो गया तो मिनिमम और मैक्सिमम और कम हो जाएगी, लेकिन इनके बीच में ही रहेगी। तो तुम्हें ये भी होगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ये फंक्शन में ज्यादा दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा ट्रिगो में, क्योंकि ट्रिगो में जनरली क्वेश्चन का मिनिमम मैक्सिमम भी पूछा जाता है, पर ट्रिग्नोमेट फंक्शन चैप्टर में क्या होता है, डोमेन का भी फंडा रहता है, तो वहां डोमेन देखना भी पड़ता है। तो वो चीज तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, फंक्शन में मिलेगी, और बहुत मिलेगी, फंक्शन में मिलेगी, बहुत मिलेगी। नेक्स्ट है तो y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, √2। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -√2। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल वर्ड यूज करने का मतलब है a + b + c = π। तुम ये दिमाग में बिठा लो, कभी भी पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स में अगर ट्रायंगल वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि a + b + c π है। दूसरी चीज आएगी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और तीसरी चीज आएगी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज द थर्ड साइड। ये बाय डिफॉल्ट है, जैसे ही ट्रायंगल वर्ड यूज हुआ ये सब आ चुका है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये आ जाना चाहिए। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, तो हमें प्रूफ करना है इन अ ट्रायंगल ABC cot square A plus cot square B plus cot square C is greater than equal to 1। तो देखो तो cot A minus cot B का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिमिलरली ऐसे A और B का लिया है, तो अब B और C का ले लेंगे, तो cot B minus cot C का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली cot C minus cot A का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cot C minus cot A का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को ऐड कर दो, इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं अगर सेम डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में तो इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो 2 बार cot स्क्वायर A आएगा, 2 बार cot स्क्वायर B आएगा, 2 बार cot स्क्वायर C आएगा, तो यानी 2 टाइम्स सिग्मा cot स्क्वायर A माइनस cot A cot B cot B cot C cot A, तो 2 टाइम्स सिग्मा cot A cot B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर A + B + C पाई है, अगर A + B + C पाई है, तो सिग्मा cot A cot B 1 होगा, सिग्मा cot A cot B 1 होगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स सिग्मा cot स्क्वायर A माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिग्मा cot स्क्वायर A माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिग्मा cot स्क्वायर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट cos A cos B cos C is less than equal to 1/8। सी इनइक्वालिटी डिफिकल्ट जाता है, थ्रू आउट मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी बहुत डिफिकल्ट है, ये इजी टॉपिक नहीं है, बहुत फंडे लगते हैं, फिर ये स्ट्राइक करना पड़ता है कि कौन से चैप्टर से है, तो अच्छा खासा डिफिकल्ट है ये। ठीक है, तो देखो तो अच्छा क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू cos A cos B cos C, तो y इज इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, तो 2 cos A cos B हो जाएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, बाहर है cos C, और A प्लस B होगा पाई माइनस C, और cos पाई माइनस C होता है माइनस cos C, तो 2y इक्वल टू
माइनस कॉस सी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी। तो 2y इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी। तो ये कॉस सी का क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक इन कॉस सी, तो कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये कॉस सी की क्वाड्रेटिक होगी रियल रूट्स के लिए, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 8y इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस b। और हमें पता है कि cos 1 से छोटा होता है, तो यानी 8y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो y इज लेस देन इक्वल टू 1/8। सो दिस इज द आंसर। दूसरा मेथड देखो, इसमें सिमेट्री चल रही है, cos a cos b cos c। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब अचीव करेगी जब तीनों एंगल्स बराबर हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब अचीव करेगी जब तीनों एंगल बराबर हैं। तो cos π/3 cos π/3 cos π/3, तो वो होगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ विच इज 1/8। ये हो गया मेथड 2। मेथड 3 तो और खतरनाक है। मेथड 3 एसओटी में अपन ने पढ़ा था। एसओटी में अपन पढ़ते हैं कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है r ओवर रूट ओवर 1 माइनस 8 cos a cos b cos c। ये तब नहीं बताया था मैंने क्योंकि एसओटी नहीं हुआ था तब तक। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है r रूट ओवर 1 माइनस 8 cos a cos b cos c cos c। रूट के अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब cos a cos b cos c इज लेस देन इक्वल टू 1/8। इस तरह से सोचना बोले तो इट्स अ वेरी हाई लेवल थिंकिंग, टॉप 100 रैंक। इतना डीप थिंकिंग होना मतलब क्वेश्चंस को किसी दूसरे चैप्टर से सॉल्व कर देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो टॉप 100-200 रैंक आती है उसके अंदर, पर वैसा दिमाग होना लेकिन कि तुम कोई दूसरे क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर से सॉल्व करना, और पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। बहुत हाई लेवल ब्रेन चाहिए, हाई लेवल प्रैक्टिस चाहिए, और वो पॉसिबल है। दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें आ जाता है वो। तो इससे पता चलता है ना ब्रेन कितना यूज हो रहा है। ओके, 5 मिनट का ब्रेक। अरे बाप रे, किसी का माइक ऑन है?
ओके, तो यश पूछ रहा है कि इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई डिवाइड में ना उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है। तो अगर मान लो a1 इज ग्रेटर देन b1, a2 इज ग्रेटर देन b2, अगर ये सब पॉजिटिव है तो a1 इज तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इनइक्वालिटी में ना उनके साइंस का चेक करना पड़ता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि इनइक्वालिटी में एक पंगा है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इसलिए तो उसको नहीं देख सकते इससे डायरेक्टली, है ना। नेक्स्ट है, अब देखो इतने किसी का माइक ऑन है, तो अब देखो टेन थीटा के लिए बताता, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे समझाने के लिए। तो 0 डिग्री पे 0, 1/√3, 1√3 इंफिनिटी। फिर 15 डिग्री किया, 2 - √3, 75 डिग्री, 2 + √3। फिर 22.5 डिग्री, √2 - 1, 67.5 डिग्री, √2 + 1। फिर अपन ने साइन और कॉस के लिए 18 डिग्री, 36, 54, 72 डिग्री कवर किया। अब और अंदर जाते हैं, साइन 9 डिग्री, तो साइन 9 डिग्री, तो 9 डिग्री 18 का भी आधा है। तो गोल्ड फॉर्मूला से भी देख सकते हैं इसको, पर मुझे कुछ और भी समझाना है, तो वो भी देखते हैं।
तो मुझे कुछ और भी समझाना है। तो अब तुम्हें पहली चीज तो ये समझानी है कि रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो मॉड बन के बाहर निकलता है। रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो मॉड बन के बाहर निकलता है। क्यों? रूट के अंदर स्क्वायर होता है वो मॉड बन के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि रूट लेफ्ट साइड में रूट जो है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं राइट साइड x लिख दूंगा तो x कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, बट लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन राइट साइड मस्ट बी पॉजिटिव, तो मॉडुलस। तो अब तुम ध्यान में रखो, रूट के अंदर कभी भी स्क्वायर होगा तो मॉड बन के बाहर निकलेगा। नेक्स्ट, तो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, तो 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को लिखा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो वो आ गया साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 प्लस साइन ए जो होता है वो साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, और रूट के अंदर स्क्वायर मॉड बन के बाहर आता है। तो मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए वो आ गया मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस साइन ए, तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। अब एक क्वेश्चन उठा, अब क्वेश्चन ये उठा कि ये मॉडुलस को ब्रेक कैसे करना है। तो मॉडुलस ब्रेक कैसे होता है कि अगर अंदर वाला नेगेटिव है, अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई, अंदर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, अंदर अगर नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई, अंदर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो फिर एक क्वेश्चन उठा, तो इसका क्या करूं फिर मैं, तो फिर ये चेक करना पड़ेगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो वो कर सकते हैं कैसे, सपोज मैंने ऐसे ही कोई एंगल ले लिया, मैंने ए ले लिया सपोज 300 डिग्री, तो ए बाई 2 कितना होगा 150 डिग्री, तो मॉड ऑफ साइन 150 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 150 डिग्री। तो अब ऐसे देखो, तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कॉस 150 डिग्री नेगेटिव होता है, और उसकी नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव से ज्यादा है, तो इसका मतलब है अंदर नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। तो इस तरह से चेक कर करके भी हम लोग कर सकते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, ये तो बेसिक्स हो गया। तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव एज इट इज बाहर, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, एक एक करके चेक करना। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक निकालेंगे। वो ट्रिक है S1 है साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, और इसका नाम दिया मैंने S2 साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। तो एक ग्राफिकल तरीका है जैसे तुम पता कर सकते हो। तो ये 45 डिग्री की लाइन है, ये 135 डिग्री की लाइन है। तो ग्राफिकल तरीका क्या है, अगर एंगल कभी इस रीजन में गिरेगा, कौन सा एंगल a बाई 2, तो a बाई 2 अगर इस रीजन में गिरेगा तो S1 पॉजिटिव होगी और S2 नेगेटिव होगी। इसके अपोजिट अपोजिट, यानी S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव, ऊपर S1 पॉजिटिव S2 पॉजिटिव, इसका अपोजिट अपोजिट S1 नेगेटिव S2 नेगेटिव। तो इस चार्ट से भी हम लोग ये ध्यान में रख सकते हैं कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो चेक करते हैं, तो a इक्वल टू 300 डिग्री, तो a बाई 2 कितना होगा 150 डिग्री, a इक्वल टू 300 डिग्री, तो a बाई 2 होगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे S1 है नेगेटिव, तो यानी ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, और S2 है पॉजिटिव, यानी ये एज इट इज बाहर निकलेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 9 डिग्री के लिए। तो साइन 9 डिग्री, तो रूट ओवर 1 प्लस, तो a बाई 2 कितना हो गया 9, तो a कितना हो गया 18 डिग्री, तो 1 प्लस साइन 18 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है रूट 5 माइनस 1 बाय 4, इसलिए। तो ये आएगा मॉड ऑफ साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री रूट ओवर 1 माइनस साइन 18 डिग्री मॉड ऑफ साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री। अब मॉडुलस का क्या करूं, तो मॉडुलस का
तो अंदर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चेक करना पड़ेगा। तो ये बेसिक से भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री का कंपैरिजन पता है, साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री का कंपैरिजन पता है, पर हम लोग चार्ट से करेंगे। तो चार्ट से करते हैं। तो a/2 कितना है 9 डिग्री। 9 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। तो S1 पॉजिटिव यानी एज इट इज बाहर, और S2 नेगेटिव तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। तो देखो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन 9 डिग्री मिलेगा, और अगर ऐड करोगे तो कॉस 9 डिग्री मिलेगा। तो अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन 9 डिग्री मिलेगा, और ऐड करेंगे तो कॉस 9 डिग्री मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट और नेक्स्ट ग्राफ्स। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, तो ये 0 पे 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। ये साइकिल चलती रहेगी। 0 पाई 2 पाई, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये पीछे भी चलेगा। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको साइनसॉइडल भी बोलते हैं, साइनसॉइडल। ये फिजिक्स में ज्यादा मिलेगा वर्ड, साइनसॉइडल वेव इक्वेशन वगैरह के केस में, है ना। नेक्स्ट कॉसेक्स का ग्राफ। कॉसेक्स के ग्राफ की शक्ल भी साइन एक्स जैसी होती है, बस आगे पीछे है। ये 0 पे 1 होगा, बाकी शक्ल सेम ही है। तो ये कॉसेक्स है। नेक्स्ट है tan x का ग्राफ। tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ होगा हमेशा इंक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। और ज्यादा दिमाग लगाना है तो ये -π/2, π/2, 3π/2, 0 पे 0, पाई पे 0। तो इसका जो ये टाइम पीरियड है वो पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है, जबकि साइन के केस में टाइम पीरियड 2 पाई है। टाइम पीरियड मतलब वो लेंथ जो वापस रिपीट करेगी, वो लेंथ जो वापस रिपीट करेगी। तो tan x के केस में वो पाई है। नेक्स्ट है cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, यानी डेरिवेटिव इज नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो दिस इज द ग्राफ। और वही सेम फंडा है, इसका भी टाइम पीरियड पाई होगा, इसका टाइम पीरियड पाई होगा। नेक्स्ट है sec x। sec x का ग्राफ बनाना इजी है। जो cos x का ग्राफ है उसकी टोपिया उल्टी कर दो। तो जो cos x का ग्राफ है उसकी टोपिया उल्टी कर दो। तो जहां cos x -1 से 1 चलता था, sec x रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये यहाँ पे टूटता हुआ दिखेगा π/2, -π/2। क्यों? क्योंकि वो इसके डोमेन में नहीं है, वो इसके डोमेन में नहीं है। तो sin x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू R, रेंज होती है -1 से 1। cos x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू R, मतलब सारे इनपुट लेगा, रेंज होती है सेम -1 से 1। tan x में क्या होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर कब 0 होगी, जब साइन cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो -2n + 1 π/2, रेंज y बिलोंग्स टू R। cot x का डोमेन होगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो cot x होता है cos x अपॉन sin x। तो sin x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी, और sin x 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस। तो x n पाई नहीं होना चाहिए, तो r माइनस n पाई। ये और ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें फंक्शन चैप्टर में। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी रेंज। sec x की डोमेन और tan x की डोमेन सेम होती है, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और रेंज इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यानी, तो ये 1 से बड़ा और -1 से छोटा, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। सेम ऐसे ही cosec x भी आएगा,
इसकी डोमेन और कॉटेक्स की डोमेन सेम होती है, तो r माइनस एन पाई, रेंज -1 से छोटा और 1 से बड़ा, क्योंकि ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। ग्राफ बनाना आसान है, जो साइन एक्स का ग्राफ होगा उसको रेसिप्रोकल कर दो, जो साइन एक्स का ग्राफ होगा उसकी टोपियां उल्टी कर दो। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होगा उसकी टोपियां उल्टी कर दो। ये पाई 0 2 पाई, इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई है। cosec x का टाइम पीरियड 2 पाई है, क्योंकि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin x। सेम sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई है। इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई है। ठीक है, एंड चैप्टर इज कंप्लीट। 4 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, एक क्वेश्चन रहता ही है जेई में, जेई एडवांस में। अच्छा, यश ताइडे पूछ रहा है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। तो पहला तो डीपीपी में मैंने लिए क्वेश्चंस, तो वो डीपीपी में रेफर करना इनइक्वालिटीज के। दूसरा शेंगे से भी रेफर कर सकते थे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन। ओके, सो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, वो अपने को समझने होंगे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की जो शक्ल होती है an x to n plus an minus 1 x to n minus 1 plus dot 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 a1x plus a naught। तो इसकी शक्ल ऐसी होती है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी है, मैथमेटिकल कंडीशंस। वो मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है? तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट है ये जो पावर है, ये पावर जो है वो होल नंबर होगी, तो n बिलोंग्स टू होल नंबर। और जो n हाईएस्ट पावर ऑफ x है, n हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री की, ये पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x n विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को डिग्री से जाना जाता है, ये बहुत कुछ बताता है। नेक्स्ट, जो वेरिएबल के आगे जो लिखा हुआ है, ये वेरिएबल के आगे जो लिखा हुआ है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो a नॉट a1 से लेके an minus 1 an, they are known as the coefficients। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ai is equal to next, very important, an लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि वो ग्राफ को लीड करता है। तो an इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ को लीड करता है। देखो कैसे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ होता है इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ग्राफ होता है डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ पैराबोला मुंह ऊपर खुलेगा, पर लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मुंह नीचे खुलेगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट ग्राफ को लीड करता है, इसलिए an को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड दिस कैन नेवर बी जीरो, दिस कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? तो उल्टा सोचो कि ये जीरो होगा तो क्या होगा? तो अगर ये जीरो होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर हाईएस्ट पावर n-1 हो जाएगा, तो डिग्री n-1 हो जाएगी। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो इसको रहना पड़ेगा, और इसको रहना पड़ेगा तो an को रहना पड़ेगा, और an तभी रह सकता है जब an नॉट इक्वल टू जीरो, जब an नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट, ai जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, एंड दिस शुड बी कांस्टेंट। तो जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ये चेक करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जैसे एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, वाई इज 0 है कि नहीं, तो उसकी डिग्री कितनी है? तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3, ये पॉलिनोमियल है 0 डिग्री, ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री 2। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब एक्स टू 1/2,
एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? 1/x यानी x⁻1 एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट वेरिएबल है, कोफिशिएंट वेरिएबल है, कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये 0, तो इंटू x इज टू 0, तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया, और लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0, तो लास्ट वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है नेम ऑफ पॉलिनोमियल। नेम ऑफ पॉलिनोमियल, तो n अगर 0 है, n कौन? डिग्री, डिग्री कौन? x की हाईएस्ट पावर, तो n अगर 0 है तो y इक्वल टू a0 एंड दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। n अगर 1 है तो ax प्लस b एंड दिस इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। n इक्वल टू 2, y इक्वल टू a प्लस bx प्लस c एंड दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक polynomial। n equal to 3, y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and this is known as a cubic polynomial। n equal to 4, so y equal to ax is to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, and this is known as a biquadratic। ये quadratic के डबल दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं biquadratic। n equal to 5 यानी डिग्री 5, उसको बोलते हैं क्विंटिक, क्विनेटिक। इतना चाहिए नहीं अपने को, डिग्री 4 तक ही चाहिए वैसे तो, है ना। नेक्स्ट थोड़े और आइडिया देता। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है वो लाइन होती है, तो पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर। डिग्री 2 जो होता है वो क्वाड्रेटिक, तो ये वाला चैप्टर। डिग्री 3 होता है क्यूबिक, ये अपन एओडी में इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो एओडी में इसका पूरा पोस्टमार्टम मतलब ये कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब मैक्सिमा देगा, कहाँ देगा, कितना देगा, मिनिमम कब देगा, कितने रियल रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो वो पूरा पोस्टमार्टम होता है इसका क्यूबिक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में लास्ट टॉपिक, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हम लोग इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या होता है, ऐसे कुछ टूल्स हैं जो उसको समझने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे टूल्स है जो उसको समझने में हेल्प करते हैं। टूल्स मतलब जो ये बता सके कि ये कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, वो टूल्स आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। नेक्स्ट है बाइक्वाड्रेटिक, बहुत डिफिकल्ट है पर हम इसको टच करेंगे। तो जितना अपना सिलेबस है वो सिलेबस के बेस पे जितनी अपने को जरूरत है उतना अपन टच करेंगे। मैंने नोट्स में कुछ क्वेश्चंस लिए भी हैं बाइक्वाड्रेटिक के, तो वो यूनिक अप्रोच के हैं एंड यू शुड रेफर, तो उतना तुम्हें रेफर करना चाहिए। तो मैंने कुछ नोट्स में लिए हैं, तीन क्वेश्चन है, तीनों में अलग अलग अप्रोच है, तो वो तुम्हें समझना चाहिए कि बाइक्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें ट्रायल एंड एरर लगता है, क्यूबिक का पहला रूट ट्रायल एंड एरर से निकलता है, पर बाइक्वाड्रेटिक में फंडे लगते हैं, बहुत फंडे लगते हैं इसके अंदर, प्योर मेंस एडवांस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल की एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब अभी लिखना पढ़ना तो सीख लिया, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल बराबर कब होंगे, तो an एक्सेस टू n, an-1 एक्सेस टू n-1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0 इज इक्वल टू bn एक्सेस टू n प्लस bn-1 एक्सेस टू n-1 डॉट 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 b1x प्लस b0। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो an इज, तो जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे तो an इज इक्वल टू bn एंड an-1 is equal to bn-1 and a1 equal to bn and a0 equal to b0। ये साइमल्टेनियस कंडीशन है भाई, साइमल्टेनियस है ये। तो an is equal to bn and an-1 is equal to bn-1, ऐसे करते करते a1 equal to b1 and a0 equal to
बी नॉट, ये साइमल्टेनियस कंडीशंस है। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं? तो जो सेम डिग्री के टर्म होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, तो सेम डिग्री के टर्म को ऐड करते हैं। तो 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर 2x माइनस 7x माइनस 5x 5 प्लस 8 13, तो सेम टर्म को सेम डिग्री के टर्म को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब जैसे ये x प्लस 1 है और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो x स्क्वायर पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, तो x स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2x दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, फिर 5 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 10। फिर उसके बाद में एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो सेम डिग्री के टर्म ऐड कर देंगे। तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x 5x 9x प्लस 10, तो ये हो गया। डिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, डिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो डिवीजन के लिए यूज किया गया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम जैसे नंबर थ्योरी में होता है, अगर 21 को 4 से डिवाइड किया, तो 21 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 5 प्लस 1, तो रिमाइंडर इज 1। 13 है तो 4 इंटू 3 प्लस 1, 15 है तो 4 इंटू 3 प्लस 3। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो क्वोशंट होगा और रिमाइंडर होगा। तो जैसे नंबर थ्योरी में क्या होता है, ये डिविजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। तो उसी तरह से ये क्वोशंट है, ये डिविजर है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो रिमाइंडर है वो भी पॉलिनोमियल या फिर जीरो होगा, पॉलिनोमियल या फिर जीरो होगा। तो अगर रिमाइंडर अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, पॉलिनोमियल परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। जीरो है इसका मतलब परफेक्टली डिविजिबल है। तो जैसे 16 4 इंटू 4 प्लस 0 रिमाइंडर, तो इसका मतलब है 16 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो सेम पॉलिनोमियल में भी यही काम करता है। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है। तो पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय डिविजर। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, दीज आर द टू फैक्टर्स, दीज आर द टू फैक्टर्स, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिविजर की डिग्री से कम होगी। रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिविजर की डिग्री से कम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, मान लो क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, तो लीनियर कांस्टेंट या जीरो पॉसिबल है। सपोज तुमने क्यूबिक से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर या तो क्वाड्रेटिक पॉसिबल है या लीनियर पॉसिबल है। अच्छा सॉरी, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर लीनियर कांस्टेंट या जीरो पॉसिबल है। अगर क्यूबिक से डिवाइड किया तो क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट या फिर जीरो पॉसिबल है। तो अगर सपोज बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया
तो या तो क्यूबिक पॉसिबल है, एक एक डिग्री कम पॉसिबल है, तो क्यूबिक पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक पॉसिबल है, लीनियर पॉसिबल है, कांस्टेंट पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है। जीरो का मतलब होगा परफेक्टली डिविजिबल, जीरो का मतलब होगा परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता। नेक्स्ट लेक्चर है ट्यूसडे को, नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को क्वाड्रेटिक करता। तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन मिला के कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैं ज्यादा तेज भगा नहीं रहा क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है, तो मैं अच्छे से ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये रिवीजन अच्छे से हो जाए, है ना। और ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में कोई नहीं कराएगा इतना रिवीजन, इतना नोट्स एक साथ पूरे गो थ्रू कराना कोई नहीं कराता इतना। तो दिस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुम्हें बहुत इफेक्टिव देगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, क्योंकि तुम्हारा पूरा 2 साल का चीज यहीं पे लेके आएगा और बहुत अच्छे से बहुत फास्ट होगा। मैं पिछले कई सालों से ले रहा हूँ, मैं 6 साल से ले रहा हूँ, काफी बैचेस के मैंने ऐसे रिविजन्स लिए हैं, तो इसलिए तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इतना कोई लेता नहीं है, कोई नहीं कराता इतना। सब क्या करते हैं, शीट दे देते हैं, वो शीट दे दी और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, हो गया रिवीजन। ठीक है, तो इतना नोट्स गो थ्रू कराना, इतना कॉन्सेप्ट, सारे रिमार्क्स। और अब एक अच्छी बात यह है कि कुछ भी नहीं भूलता मैं, तो मैं सारे पॉइंट्स बता ही देता हूँ, तो तुम्हारा कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा, है ना। तो इसलिए बी रेगुलर इन द लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए एंड बहुत फायदा देगा, वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो इसको कंटिन्यू करो एंड इसको कंटिन्यू करो, ब्रेक मत आने दो, रेगुलर रहो। अच्छा, नेक्स्ट अद्वैत कह रहा है कि डीपीपी या शेंगे सॉल्व करना। अद्वैत, तुम्हारा अभी मैथ्स का ही सिलेबस तुम्हें करना है, तो अभी उतना मत करो तुम, तुम्हारा ऑलरेडी मैथ्स का सिलेबस चल रहा है ना प्रोडिजी बैच में, तो वो पहले कंप्लीट करने दो, तो अभी मत करो शेंगेज और डीपी पे, तुम्हारा वो बाकी बचा सिलेबस भी कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, चलेगा। एनीथिंग एल्स? चलो फिर, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे। तो नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को है और कल एक्सीलेंस बैच का टेस्ट है, फुल पोर्शन जेई में।